इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां निकाय चुनाव को लेकर तारीखें तय हो गई हैं और ऐलान होने के बाद अब जिला अधिकारी प्रयागराज ने कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी ने अति संवेदनशील बूथों पर अधिकारियों को भी तैनात किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जाएगा। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निकाय निर्वाचन के शेड्यूल जारी होने के साथ में आचार संहिता लागू हो गई है। आज नगर निकाय निर्वाचन के लिए हमारी तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी होनी है। और हमारे यहाँ पर कुल 8 नगर पंचायतों में और 1 नगर निगम में निर्वाचन होना है और इसमें टोटल जो हमारे बूथ हैं वो 1311 बूथ है, जिनमें से 1184 नगर निगम में और कुल 127 बूथ हम लोगों के नगर पंचायतों में। टोटल हमारे मतदाता नगर निगम में 15,76,718 है और नगर पंचायतों में 1,45,934 और इस प्रकार कुल 17,22,647 हमारे मतदाता हैं। और हमने जितने हमारे बूथ है टोटल संख्या 1311 में, वहाँ हर तरह की सुविधा मतदाताओं के लिए कर रखी है। कुल बूथ में से 161 बूथ संवेदनशील हैं, 158 बूथ अति संवेदनशील है और 67 बूथ हमारे अति संवेदनशील प्लस बूथ है। हम लोगों ने आचार संहिता के अनुपालन के लिए हर नगर पंचायत में नगर पंचायत और वहाँ के एसडीएम की टीम को लगा दिया है, जो वहाँ पर पोस्टर, बैनर और वॉल राइटिंग या जितने भी इस तरीके के कार्य वो उनको अंजाम दे रहे हैं। और नगर निगम क्षेत्र में हमने जितने हमारे एसडीएम साहिबान, एसीएम साहिबान, नगर निगम की पूरी टीम को लगा रखा है कि वो पूरे तरीके से आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं। हम लोगों ने व्यय अनुवीक्षण के लिए जितनी भी टीम बननी है, चाहे उड़न दस्ता है, चाहे स्टैटिक टीम्स है, वो सारों का गठन कर दिया है। और हम अब आबकारी से शस्त्र संबंधी और प्रिवेंटिव एक्शन जिसमें 7-16 है, इन सारी चीज़ों की सूचना भी मंगा रहे हैं। और इसके अलावा कल से नामांकन शुरू होना है। हमने हमारे नगर निगम के लिए कलेक्ट्रेट और तहसील सदर में नामांकन कक्ष निर्धारित किए, जिनकी मैं और हमारी पूरी टीम विजिट भी करेगी, ताकि जो भी नामांकन के लिए आते हैं उन्हें पूरे किसी असुविधा के नामांकन किया जा सके। उनका पूरी नामांकन प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफी भी कराएंगे। तो हम लोग जो नगर निकाय निर्वाचन है, इनकी जितनी भी तैयारियां, हम लोग उन तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की शंकरगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शंकरगढ़ पुलिस ने वाहन से डीजल चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अंतर्राज्यीय डीजल चोर गैंग है। इनके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, चापड़ व मोबाइल भी बरामद किए हैं। बता दें, ये जब ड्राइवर सो जाते थे हाईवे पर तो उनकी गाड़ियों के टैंक का ताला तोड़कर डीजल चोरी कर लेते थे और इनको आसपास की जगह पर बेच दिया करते थे। और इनके पास से टैंक तोड़ने के औजार, पिस्टल, चापड़ और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं और इनके गैंग के सदस्यों का पुलिस पता लगा रही है। अनोखा गिरोह है जो कि हाईवे पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती थी, बड़े जैसे ट्रक हो गए, सुनसान रास्ते पे या ऐसी जगहों पर जहां पर ड्राइवर किनारे गाड़ी खड़ी करके रेस्ट करता रहता था, तो ऐसे ट्रकों को आइसोलेट कर लेते थे ये लोग, उसको टारगेट कर लेते थे। और उस ट्रक की जो खड़े ट्रक होता था, जिस इनको विश्वास हो जाता था कि ड्राइवर सो गया है, क्लीनर उसका सो गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा उनको, तो ऐसे में धीरे से जाके अपनी गाड़ी खड़ी करके ये लोग वो जो उसकी पेट्रोल टैंक होता था या डीजल टैंक होता था, उसकी टंकी का ताला तोड़ के और साइफन करके इससे ये डीजल जो है चोरी करके छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कंटेनर होता है उसमें भर लेते थे। और फिर जहाँ पर भी उनको सुविधाजनक जैसा भी होता, जब उन्होंने अपनी पूरी गाड़ी में सारा स्टोरेज कर लिया कई जगहों से, इसको सुविधा अनुसार ये बेच देते थे। जांच से ये पाया गया कि प्रथम दस्ता जो गाड़ी जो चोरी की पकड़ी गई, जो संदिग्ध पकड़ी गई, इसके 2 आरसी है, जिससे सिद्ध होता है कि गाड़ी अपने आप में संदिग्ध है
और इन सभी लोगों की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी तक इतना ही हम लोग के उसमें आया, शीर्ष बिंदुओं पे जांच की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? अभी तक 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से सबके पास से मोबाइल पकड़े गए हैं, एक के पास चापर पकड़ा गया है, कट्टा पकड़ा गया है और खोलने के उसके सारे औजार पकड़े गए हैं। गैंग में और लोग भी सदस्य हैं? पूछताछ जारी है, जैसे भी और लोग जो प्रकार चोर है या डीजल ही चोरी करते थे? बेसिकली ये डीजल चोर का एक गैंग है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन या उसके आसपास के ज़िलों से ही ये लोग चले हैं अपनी गाड़ियों का। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जांच के दायरे में आ सकते हैं बीएसपी के कुछ नेता। बीएसपी नेताओं से हुआ था अतीक अहमद के परिवार का पैसे का लेन देन। अतीक अहमद की पुश्तैनी घर से बरामद हुए रजिस्टर में पैसे के लेन देन का जिक्र है। शूट आउट केस में महज 3 महीने पहले हुआ था पैसों का लेन देन। अतीक अहमद के गिरफ्तार नौकर ने भी पैसों के लेन देन के बारे में पुलिस को जानकारी दी। माफिया अतीक की पत्नी बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को दिए थे पैसे। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर और जनवरी के महीने में 3 बार दिए गए थे लाखों रुपए। रजिस्टर में भी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के नाम से पैसे देने का जिक्र। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी को कोऑर्डिनेटर ने पार्टी फंड में पैसे जमा कराने के अलावा खुद के लिए भी लिए थे पैसे। पुलिस ने जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन पार्टी में शामिल कराने के लिए बीएसपी के पदाधिकारियों को माफिया अतीक के घर पर कई बार पार्टी भी दी गई थी। 4 से 5 बार घर हुई थी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन ने बीएसपी के कुछ पदाधिकारियों को तकरीबन 15 लाख रुपए दिए थे। शाइस्ता परवीन ने पार्टी फंड में लंबी रकम अलग से जमा की थी। उमेश पाल शूटआउट केस से ठीक पहले बीएसपी ने प्रयागराज जोन कोऑर्डिनेटर बदल दिया था। हालांकि 3 दिन पहले कोऑर्डिनेटर की फिर से वापसी हो गई है। पुलिस पैसे लेने वाले बीएसपी पदाधिकारियों से पैसों के लेन देन के बारे में पूछताछ कर सकती है। ये जानने की कोशिश कर सकती है कि शाइस्ता परवीन शूटआउट केस से पहले आखिर पैसे क्यों दिए थे। पैसे शूटआउट केस का लेन देन तो नहीं है कोई। पुलिस ने पूछताछ में पार्टी के इन पदाधिकारियों से जवाब तलब कर सकती है। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चल सकता है कि शाइस्ता परवीन बीएसपी फंड में मोटी रकम देकर प्रयागराज की मेयर टिकट हासिल किया था। पार्टी फंड दिए गए पैसे का जिक्र बरामद हुए रजिस्टर में नहीं है। अब देखना है इस पर आगे अब पुलिस किस तरह की करती है कार्रवाई। वहीं अब बसपा नेताओं में मची खलबली। नगरी प्रयागराज में जहां आज उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल ने कई स्कूलों के निरीक्षण किए हैं। साथ ही स्कूल में खामियां पाने पर नाराज़गी जाहिर की है। ऐसे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, जो हम एक स्कूलों में गए थे उसमें हमें जो है फर्नीचर की थोड़ी कमी दिखी है। फर्नीचर के लिए मैंने बोला है, स्कूल में बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठे थे। आंगनवाड़ी हम गए, आंगनवाड़ी में बच्चे लोग जो है छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पे मैंने अन्नप्राशन भी कराया एक बच्चे को। तो वहाँ पे उनको पूछा राशन पानी उनको मिल रहा है, बच्चे आराम से आ रहे हैं, खेल रहे हैं। आंगनवाड़ी में गई थी, हॉस्पिटल में गई थी, हॉस्पिटल में बच्चों को देखा है, उनका डाटा पूछा है। तो उन्होंने बताया है कि हमारे 10 दिन के अंदर कम से कम यहाँ पे 50 बच्चे आए थे, उसमें 3 बच्चों की हमारी डेथ रेस्क्यू है, बाकी बच्चे ठीक होकर जा रहे हैं। तो आज मैं छोटे बच्चे और पीकू वार्ड के विषय में पूछा कि पीकू वार्ड बंद तो नहीं है, ताला तो नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, पीकू वार्ड ताले नहीं लगे हैं, पीकू वार्ड चल रहे हैं। जैसे कोई बच्चे आ जाते हैं तो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो आज मैं हॉस्पिटल है और कल मैं होम्स में सब जगह गई थी। होम्स में जो बच्चे 18 साल के होने वाले हैं उनके लिए बोला है कि उनको CWC से कहा है, निर्देश दिया है कि उन लोगों के माँ बाप को बुलाकर उनको छोड़ा जाए। और जो बच्चे क्या कहते हैं अपने घर जाना चाहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं आ रहे हैं, कम से कम वो लोग जो है माँ बाप को बुलाकर उन बच्चों को भेजा जाए। संगम नगरी प्रयागराज जहां यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 13 मई को होगी। तो तारीख का ऐलान होने के साथ ही पूरे ज़िले में और प्रदेश में आचार संहिता लागू है और सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर बैनर तो हटा ही दिए गए हैं और कुछ जगहों पर बैनर तो लगे हैं। मगर ऐसे में जब इस पूरे मामले पर जनता से बात की गई कि अब निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है और किस तरह से उनका मुद्दा होगा इस बार चुनाव में, वो किसको वोट करेंगे और किस मुद्दे पर करेंगे, तो उनका क्या कुछ कहना था कि किन मुद्दों पे उनको वोट डालना है और क्या उनका अहम मुद्दा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये रहता है कि हमारे क्षेत्र के जो भी नगर निगम के जो भी कोई भी आता है, XYZ कोई भी आता है, वो आदमी पहले तो हमारे तरह हो, नेता ना हो,
और एक फ़ोन पे फ़ोन उठाए और काम करे और क्षेत्र की सफाई को रखे, खुद से अपनी जिम्मेदारी को रखे, हमें कहना ना पड़े। हमें उसी आदमी की ज़रूरत है। मुसाफ खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष। सबसे बड़ी परेशानी हमारे मोहल्ले में होती है कि शौचालय नहीं है, और है भी तो वो इतने गंदे हैं कि हम लोग को दिक्कत होती है। और जो पुरुष वर्ग है, आप जानते हैं, सड़क पे इत्यादि वो जो मलमूत्र त्याग कर देते हैं, इससे बहुत हम लोग का असुविधा होती है। और जो सड़कों पे चौड़ीकरण हुआ है, उसमें जो पटरियां पैदल चलने के लिए हैं, उसमें ठेले इत्यादि जो लग गए हैं, इससे हम लोग को अब हम न सड़क पे चल सकते हैं, जो हमारे लिए पैदल रास्ता था उस पर अब ठेले लगे। इस तरह की जो हमारी समस्या है, वो हाँ, जो हमारे समस्याओं को समझेगा, दुख दूर करेगा, उसी को ही हम वोट देना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका। जो हमारे यहाँ सफाई क्षेत्र में सफाई करेगा उसी को हम वोट देंगे। और क्या मुद्दा होगा? हाँ, जो हमारी सुनने आसानी से मिल सके। क्या नाम है आपका? मुकेश पानवारी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मोहल्ले का, हमारे आसपास का एरिया साफ़ सुथरा रहे, किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो और कोई परेशानी ना हो, सारी चीज़ों एक नियमितता रहे, हर एक चीज़ व्यवस्थित रहे। हम अपने पार्षद जी से यही उम्मीद करेंगे। स्वच्छता ही हमारा पहला मिशन होगा निकाय चुनाव के लिए। तो इस बार आप किसी मुद्दे वोट करेंगे? मुद्दा हमारा स्वच्छता ही है, और उसके साथ साथ जो है, जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं, नियमितता, डिसिप्लिन, अगर इन चीज़ों को भी फॉलो किया जाएगा तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सोनम पांडे, अध्यापिका। जो हमारे यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान दे और जो हम लोग की मतलब कमियां हैं उसको दूर करे, और हम लोग का मतलब जो भी काम हो उसे सुने, हम उसी को वोट देंगे, सुन जाएंगे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। क्या मुद्दे पे देंगे? क्योंकि मुद्दा तो यही है कि जो भी नेता रहता है वो कभी काम नहीं कराता, एक बार जीतने के बाद कोई वापस आता नहीं ना। आप लाख कोई भी सभासद तो फ़ोन करते, ये फ़ोन उठता नहीं ना, और जो क्षेत्र में काम कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। सफाई मेन मुद्दा है। क्या नाम है? आतिफ खान। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। बता दें, सिविल लाइन के पॉश इलाके में रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया और धुआं तेज़ी से उठने लगा। ऐसे में जहां पर रेस्टोरेंट के वर्कर और कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए और तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की है। कई घंटों तक ये आग लगी थी। बता दें, रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। सिविल लाइन के पॉश इलाके में आग लगी। गैस सिलेंडर में लीकेज होने से लगी थी ये आग। किचन में आग लगने से कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सिविल लाइन स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी थी आग। MG मार्ग रोड पर लगी थी आग, जिसके बाद मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में दलित मलिन बस्ती अधिकार संघ की ओर से आज दलित निबराह रोड पुराना यमुना पुल के दलित और मलिन बस्ती के लोगों ने धरना दिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की है और साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर भी आरोप लगाया है कि उनकी ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं और उनकी ज़मीन खाली कराने की कोशिश है। ऐसे में वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने स्वच्छ जल और साथ ही उन्होंने स्वच्छता की बात करते हुए शौचालय बनाने की मांग की है। ऐसे में दलित बस्ती के रहने वालों ने जमकर नारेबाजी करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। लोग सर जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोगों को हमेशा उजाड़ने की धमकियाँ मिल रही है और हम लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उसी के लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। करना चाह रहे हैं और किस तरह से ये पूरा कब्जा करने का कितने दिन से मामला चल रहा है? हम लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं इस पर, सैकड़ों साल से काबिज हैं, मतलब रहते चले आ रहे हैं। अब प्रशासन की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से हम लोगों को आए दिन धमकी दी जाती है, आए दिन धमकी दी जाती है। गुंडे भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं और आप लोग ये जगह खाली करिए, हमने खरीद लिया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है। हम लोग सैकड़ों साल से काबिज हैं उस पर और किराया देते आ रहे हैं। कौन जो लोग हैं जो कहते हैं खरीद लिया है? वहीं कुछ दबंग लोग हैं, आए दिन हम लोगों को शोषण करते हैं। हम लोगों को सर धमकियाँ दी जाती है हमारे घर। एक आदमी वही बतला रहे हैं। हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं केवल इस बात पे कि हमको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत
आवास दिया जाए, वहीं पे आवास दिया जाए, हमको लैट्रिन बाथरूम की सुविधा दी जाए, स्वच्छ पानी की सुविधा दी जाए, हमारे बच्चे शिक्षित हों इसलिए स्कूल दिया जाए, और राशन कार्ड आधार कार्ड की प्रॉब्लम होती है बनवाने में, उसको वो भी बनवाया जाए। बस इतने क्या नाम है आपका? मैं समर सिंह। आओ यार तुम आगे। कौन लोग कब्जा करना चाह रहे हैं ज़मीन पर और कौन सत्ताधारी नेता हैं जो आप लोग की ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं? हम लोगों को ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े लोग आते हैं और ये धमकियाँ देते हैं कि अब तुम लोग ये जगह वहाँ खाली कर दो, हम लोगों ने खरीद ली है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ अपना जहाँ के वहाँ। हम लोग यहाँ 100 सालों से रह रहे हैं, हमारे बाबा पूर्वज लोग रह रहे हैं और हम लोग अब कहीं हमारा कुछ ठिकाना नहीं, हम लोग जाएंगे कहाँ। तो हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग जहाँ पर हैं इतने दिन से और जहाँ पे रह रहे हैं, हमको सरकार वहीं पे रहने के लिए व्यवस्था की जाए और जो लोग हमको लोग को डरवाते हैं उनको ऊपर रोक लगाया जाए। लोग आप कह रहे हैं बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी आप लोग को धमकी दे रहे हैं? जी सर, वो तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग आदमी आते हैं और हम लोगों को धमकाते हैं कि आप लोग यहाँ पर खाली कर दीजिए। क्या नाम है? हमारा नाम मोनू बंसकार, ढेकार समाज सरपंच हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज से कि हमारे बस्ती में ना तो पानी की कोई सुविधा है, ना तो कोई नाली है। हम लोग ऐसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि बरसात में इतनी प्रॉब्लम हम लोग को होती है, कुछ नहीं। गर्मी में हम लोगों को पानी नहीं मिलता, दूर दूर से हम लोग लाते हैं पानी बने, जमुना जी का तक का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोगों की सारी सुविधा दी जाए, हम लोग को सुलभ की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।